हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा है वो है बायो फर्टिलाइजर के ऊपर। आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में और इसके अंदर हम क्या क्या चीज करने वाले हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। देन उसके बाद बायो फर्टिलाइजर की पूरी स्टडी करेंगे। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। मीन्स इससे आपको पहले आइडिया लग जाएगा कि बायो फर्टिलाइजर्स के जो टॉपिक है उसमें पहले आईबीपीएस एएफओ में या आरआरबी एसओ में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें किस तरीके से स्टडी करना है। ये जो तरीका होता है एक स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर कंप्लीट स्टडी करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन इज कॉल्ड। ठीक है, कि जो नाइट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन में गैसियस फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2015 में एएफओ के अंदर पूछा हुआ है। तो इसको मैं ब्रीफ आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्या होती है पूरी प्रोसेस। क्लियर है, समझना अच्छे से। ये है यहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, क्या है ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2। क्लियर है। अब इसका यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। क्या होगा यहां पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो क्या बनेगा, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो यहां पे बनेगा अमोनिया NH4। क्लियर है। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो क्या बनता है, अमोनिया। देखते जाना। क्लियर है। अब इस अमोनिया का क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ क्या होगा, अमोनिया। इस अमोनिया का क्या होगा, इस अमोनिया का होगा ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन होगा। जब इस अमोनिया का ऑक्सीडाइजेशन होगा तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा नाइट्राइट। नाइट्राइट। जब अमोनिया से अमोनिया का ऑक्सीडाइजेशन होता है तो यहां पे नाइट्राइट बनता है। तो कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, तो यहां पे जो बैक्टीरिया काम करता है वो है नाइट्रोसोमोनास। कौन है, नाइट्रोसोमोनास। यहां से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अमोनिया का जब नाइट्राइट के अंदर कन्वर्जन होता है, ये जो है ये क्या है, क्या बना यहां पे, ये बना नाइट्राइट। ध्यान रखना, क्या बना, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्जन होता है तो कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां से। अब इस नाइट्राइट से क्या बनेगा, इस नाइट्राइट से बनेगा NO3 से बनेगा नाइट्रेट। क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है तो यहां पे जो हो रहा है नाइट्राइट ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्राइट ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, नाइट्राइट का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। नाइट्राइट का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, किसका, नाइट्राइट का। तो जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा है, जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है तो नाइट्रोबैक्टर काम कर रहा है। याद रखना, कौन सा, नाइट्रोबैक्टर जो है बैक्टीरिया यहां पे काम कर रहा है। बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया से नाइट्राइट बनता है तो नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो नाइट्रोबैक्टर काम करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस यहां से हुई है, ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन। याद रखना, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और इसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं, कौन से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। क्लियर है। अब यहां से फिर क्या होता है, समझना। अब यहां पे प्रोसेस थोड़ी उल्टी होगी। अब क्या हो गया, यहां से इस नाइट्रेट से वापिस क्या बनेगा, इस नाइट्रेट से वापिस बनेगा नाइट्राइट। इस नाइट्रेट से वापस क्या बनेगा, नाइट्राइट। ठीक है, तो इस नाइट्रेट से नाइट्रेट बन रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन या नाइट्रेट रिडक्शन।
इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रेट रिडक्शन, क्योंकि ये नाइट्रेट है, इसका रिडक्शन हो रहा, फिर क्या बना, नाइट्राइट बना। क्लियर है? अब फिर इस नाइट्राइट से क्या बनेगा, ये हम बोल सकते हैं, फिर इस नाइट्राइट से क्या बनेगा, इस नाइट्राइट से बन जाएगा सीधा वापिस ये नाइट्रोजन। इस नाइट्राइट से क्या बनेगा, सीधे वापस नाइट्रोजिनस गैस बनेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस नाइट्रेट से वापिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बनना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाती है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस कहलाती है। कुछ समझ में आ रहा है? पूरी प्रोसेस समझना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट का बनना नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के थ्रू होता है और अमोनिया ऑक्सीडाइजेशन होता है। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना, कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोबैक्टर काम करता है, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजेशन। तो ये अमोनिया से नाइट्रेट बनना पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। अब इस नाइट्रिफिकेशन से फिर क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रेट रिडक्शन, क्योंकि ये नाइट्राइट से नाइट्राइट हो गया, मतलब नाइट्रेट का रिडक्शन हो गया। इस नाइट्रेट से फिर क्या बनता है, नाइट्रोजिनस गैस। जब ये नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस का बनना डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है, और इसके अंदर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बेसिलस और एक होता है सुडोमोनास। क्लियर है? ये पूरी प्रोसेस है। अब यहां पे क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन यही पूछा है कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस का बनना कौन सी प्रोसेस। ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ए और बी दोनों, और नाइट्रेट रिडक्शन। तो पूरी प्रोसेस हमने यहां समझी। अब क्वेश्चंस क्या था वो समझना। नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना, देखो ये नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना कौन सी प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। क्लियर है? यहां से सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये जितने भी ऑप्शंस है, नाइट्रिफिकेशन क्या है वो भी हमने यहां पे देख लिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है वो भी देख लिया, और नाइट्रेट रिडक्शन है वो भी देख लिया। तो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रोसेस से आप समझ सकते हो पूरा। इसकी पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेल इन वाटर लॉक्ड सॉइल, ठीक है। जहां पे पानी भरा हुआ रहता है, जहां पे ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज कंडीशंस होती है, वहां पे कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करता है। क्लियर है? तो समझते हैं। यहां पे क्लास्ट्रीडियम क्या है। क्लास्ट्रीडियम समझोगे तो एनारोबिक है। क्या है? एनारोबिक है। ये है क्या है? फ्री लिविंग है। ये क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग में भी कौन सा है? अपना एनारोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये काम करता है। दूसरा एजिटोबैक्टर, ये भी क्या है? ये भी फ्री लिविंग है। एजिटोबैक्टर भी क्या है? ये भी फ्री लिविंग है, बट ये क्या करता है? एरोबिक कंडीशन में होता है। ये एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और ये जो है सबसे ज्यादा ये एक्वेटिक कंडीशन, मतलब सोइल के अंदर भी और वाटर के अंदर भी अच्छे से ग्रो करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? एजिटोबैक्टर जो है वो वाटर लॉक कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम क्या है? सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नोड्यूल होता है विथ नोड्यूल्स। लेग्यूम से, लेग्यूमिनस क्रॉप में लेग्यूम होता है, ये विथ लेग्यूम है, और क्या होता है? विथ नोड्यूल्स होता है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है राइजोबियम। रेडियोबैक्टर्स की बात करें तो रेडियोबैक्टर्स क्या है? ये बैक्टीरिया जो है, ये एक बैक्टीरिया है, और ये ह्यूमन के अंदर डिजीज क्रिएट करता है। ह्यूमन के अंदर क्या करता है? ये डिजीज क्रिएट करता है। ये जो बैक्टीरिया है किसको हार्म करता है? ये ह्यूमन को, हम लोगों को हार्म करता है। तो इसको हम ट्रू ह्यूमन बैक्टीरिया भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक होता है, मतलब कि पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, अवसरवादी होता है, ह्यूमंस को डिजीज पहुंचा सकता है। तो ये रेडियोबैक्टर जो है ह्यूमन जो बोल सकते हैं बैक्टीरिया है।
और एजोला, एजोला आपको जानते हैं, एजोला जो है विदाउट नोड्यूलिंग वाला है। क्या है ये? विदाउट नोड्यूल वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजेटोबैक्टर। ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूअर कंसीडर एज ए बायो फर्टिलाइजर? किस मैन्यूअर को बायो फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर एज ए कंसीडर किया गया है? तो यहां पे समझिए वन बाय वन। FIM ये क्या है? ऑर्गेनिक मैन्यूअर है, ठीक है, बल्कि मैन्यूअर या ऑर्गेनिक मैन्यूअर बोलते हैं इसको। FIM मतलब फार्म यार्ड मैन्यूअर। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? 0.50, ठीक है, फिर होता है 0.25 और अच्छे से थोड़ा सा व्हाइट कलर से लिख देते हैं, 0.50 फिर 0.25 और 0.50, मतलब बोल सकते हैं 58 54 58। इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है NPK का, NP और K का। जनरली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि FIM के अंदर NPK का कंटेंट क्या होता है। तो ये तो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं होता है। दूसरा कंपोस्ट, कंपोस्ट के अंदर क्या होता है? कंपोस्ट के अंदर जो होते हैं, जो टाउन कंपोस्ट भी होता है, मतलब यहाँ पे जो हमारा वेस्टेज होता है, वेस्टेज मतलब कि जो क्रॉप के रेसिड्यूज हो गए और लिटर्स हो गए, जो बिछोना होता है पशुओं का वो हो गया, और जो हम सब्जी या वेजिटेबल का जो वेस्टेज होता है उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर एनपीके का कंटेंट कितना होता है? इसके अंदर होता है 0.50, 0.15 और 0.50, ये एनपीके का कंटेंट होता है। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या होती है? हरी खाद, मतलब कि हम खड़ी, मतलब कि जो फसल को ग्रो करते हैं जब वो फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाती है, कौन सी फसल? लेग्यूम वाली, जिसके अंदर घाटे बनती हो, मतलब ज्यादातर कौन सी? पल्सेस क्रॉप हम ग्रो करते हैं, पल्सेस बोलो या लेग्यूम वाली, जिसके अंदर क्या बनते हैं? लेग्यूम। वो क्रॉप हम ग्रो करते हैं। वो जब फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाती है तो फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचने के बाद उस क्रॉप को हम उसी फील्ड के अंदर मिला देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं उसी फील्ड के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। सबसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है? सबसे आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर कौन सी है? तो सनहेम्प। सनहेम्प सबसे मोस्ट आईएमपी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक इंस्टीट्यू होता है और एक्सिट्यू होता है। इंस्टीट्यू मतलब कि जहां पर हमने इस क्रॉप को खड़ा किया था वहीं के अहीम उसके अंदर मिला दिया, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यू, जिसके अंदर सनहेम्प, डेचा, सस्बानिया, रोस्टेटा, सस्बानिया, एकुलाटा आता है। दूसरा आता है एक्सिट्यू। एक्सिट्यू मतलब कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नीम हो गया, नीम की पत्तियां हो गई, करंच हो गया, एजेरेक्ट करंच हो गया, सूबबुल हो गया, इनकी पत्तियों को तोड़ के लाके खेत के अंदर मिलाना, इसको बोलते हैं एक्सिट्यू ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ठीक है, अब आता है बीजीए ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी अभी जिसको हमने अभी बात किया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये क्या होता है? विदाउट नोडलिंग होता है। सीरियल क्रॉप के अंदर इसको यूज करते हैं, राइजोरिस के अंदर। तो ये जो होता है इसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बीजीए को, है ना। ये क्या होता है? विदाउट नोडलिंग वाला, इसके अंदर नोड्यूल्स नहीं होते हैं। वाटर फन होता है, वाटर फन जिसको मेजोला बोलते हैं, ठीक है, वाटर फन कंडीशन में होता है, और ये सीरियल क्रॉप्स के अंदर यूज होता है एज ए बायो फर्टिलाइजर। कितना? 20 से 30 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये जो है फिक्सेशन करता है, और राइस के अंदर स्पेशल 20 से 25 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बीजीए जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। पोल्ट्री मैन्योर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट इसी के अंदर होता है, मतलब अगर मैं एनपीके की बात करूं तो सबसे ज्यादा कितना? इसके अंदर 0.03 नाइट्रोजन होता है, 1.63 फास्फोरस होता है, और 1.4 क्या होता है? पोटास होता है। तो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा क्या? जो बल्कि मैन्योर है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैसे एफआईएम हो गया, कंपोस्ट हो गया, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू पाई जाती है तो पोल्ट्री मैन्योर के अंदर 3% नाइट्रोजन, 1.63 फास्फोरस और 1.4 पोटास होता है। याद रखना, क्लियर है? ये क्वेश्चंस भी 2015 एएफओ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन? कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है? क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे आपको समझ में आए। राइजोबियम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोटोबैक्टर बारे में अभी पढ़ा। एजोटोबैक्टर जो है ग्राम नेगेटिव होता है, याद रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और सबसे वाटर के अंदर सब अच्छे से ग्रो करता है। एसिटोबैक्टर जो है ये भी बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर जो है ये इथेनॉल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर है? ये भी एक बैक्टीरिया है। और एस्परजिलस जो एसोसिएटिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, एसोसिएटिक सिम्बायोटिक, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, ये एसोसिएटिक है। क्लियर है? तो ये तीनों चारों तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है। बट ट्राइकोडर्मा विडी ये क्या है? ये एक फंगस है। क्या है ये? ट्राइकोडर्मा विडी ये एक
फंगस है। याद रखना ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फंगस है और यही आंसर है। ये जो बायो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता। ये क्या काम करता है? ये काम करता है, ये जो पैथोजन होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजन जो डिजीज कॉज करते हैं उससे इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जो पैथोजन डिजीज कॉज करते हैं उसके अंदर ये क्या करता है? उसको क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इसके अंदर। तो ये क्या एक तरह का ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या है? फंगस है। और ये क्या करता है? जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया? कौन सा है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? एसिडोबैक्टर नहीं है, एथोजोबैक्टर फ्री लिविंग है, क्लास्ट्रीडियम फ्री लिविंग है, एस्परजिलस एसोसिएट सिम्बायोटिक है। तो आंसर क्या हो गया? राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्वेश्चन AFO 2020 में पूछा हुआ है। क्लियर है? तो ये 5-6 क्वेश्चन है जो IBPS 18, 19, 20 एग्जाम में पूछे गए हैं। लेटेस्ट वाले एग्जाम हमने लिए हैं यहाँ पे। क्लियर है? वैसे अभी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। लास्ट 10 ईयर IBPS के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि 10 सालों में किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2012 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर की हम सीरीज शुरू करेंगे एक आध दिन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। 1 बाय 1 मैंने सारा आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया ऑब्जेक्टिव का। अब बात करते हैं हमारा बायो फर्टिलाइजर पे। किस पे? बायो फर्टिलाइजर। इसको बायो इनोकुलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो इनोकुलेंट भी कहते हैं। क्लियर है? या माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स भी बोल सकते हैं, या माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? होता क्या है? होता क्या है बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर जो होता है ये क्या काम करता है? जो हमारे प्लांट के अंदर, या बोल सकते हैं जो सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो लिविंग कंडीशंस में या लेटेंट कंडीशंस में होते हैं, उनको क्या करता है? उनकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है? तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, बनता कैसे है? तो जो लिविंग सेल या जो लेटेंट सेल होती है, ठीक है, उनके स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट हेल्प क्रॉप प्लांट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय दी देयर इंटरेक्शन ऑफ द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर बताऊंगा आपको क्या होता है, किसके द्वारा? सीड या सोइल के द्वारा। तो बायो फर्टिलाइजर को अपन एज ए सीड इनोकुलेंट भी देते हैं और सोइल इनोकुलेंट्स भी देते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेंथ होते हैं उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर, वो हमारा बायो फर्टिलाइजर होता है। अब राइजोस्फीयर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। राइजोस्फीयर क्या होता है? देखो राइजोस्फीयर, ये मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? रूट है प्लांट की। ठीक है, ये क्या है? प्लांट की रूट है। अच्छे से समझ गया? ये क्या है? प्लांट की, ये है रूट। क्लियर है? प्लांट की रूट। ये भी रूट्स निकली हुई है, ये रूट्स निकली हुई है। अब इसमें क्या होता है? ये जो जस्ट लगा हुआ पोर्शन होता है, ये क्या है? इस तरफ ये सब क्या है? इधर सोइल है। तो ये जो जस्ट लगा हुआ होता है एरिया, रूट के जस्ट लगा हुआ, इसको बोलते हैं राइजोप्लेन। इसको क्या बोलते हैं? राइजोप्लेन बोलते हैं। ठीक है, और इसके सराउंडिंग जो सोइल होती है, इसके सराउंडिंग जो सोइल होती है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। इसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। मतलब इसके सराउंडिंग, जैसे रूट के जस्ट लगा हुआ है, रूट से जस्ट लगा हुआ सोइल का जो एरिया है उसको बोलते हैं राइजोप्लेन, और उसके सराउंडिंग, रूट्स के सराउंडिंग जो पूरी सोइल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम राइजोप्लेन। क्लियर है? तो यहीं पे लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन इन दी राइजोस्फीयर व्हेन द अप्लाई थ्रू द सीड एंड सोइल। जब हम सीड और सोइल के थ्रू इसको देते हैं तो ये राइजोस्फीयर इंटरेक्शन करता है। ठीक है, और क्या करता है? रूट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को या क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये क्या एसिलिटेट दी सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेस इन दी सोइल। सोइल के अंदर ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज को ये तेजी से बढ़ाता है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म and their association with the crop plant are being explained in the production of biofertilizer। ठीक है, कुछ सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जो एसोसिएट होते हैं क्रॉप के साथ। तो बायोफर्टिलाइजर क्या हो गया? बायोफर्टिलाइजर जिसको हम बनाते कैसे हैं? तो जो माइक्रोबियल स्ट्रेंथ्स होते हैं उससे बनता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, किसके द्वारा? इंटरेक्शन करता है राइजोस्फीयर से। इसको हम सीड या सोइल के थ्रू दे सकते हैं प्लांट के अंदर। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, तो इसको मैं यहीं से समझाता हूं। सबसे पहला 2 तरीके के होता है।
बायो फर्टिलाइजर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक होता है फास्फोरस फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और भी है, आप देखोगे तो सिलिकेट वाला भी है, आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा आपको प्लांट ग्रोथ वाला भी मिल जाएगा। बट बेसिकली जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वही हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो दो होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म और एक होता है फास्फोरस फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या होता है, पहला है यहाँ पे फ्री लिविंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर 3-4 आते हैं, फ्री लिविंग आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन आता है, फिर अपना आ जाएगा एसोसिएट सिम्बायोटिक आ जाएगा और इडियोफाइटिक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिविंग, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंदर 3 क्लासेस है, एक एरोबिक बैक्टीरिया, एक एनोरोबिक बैक्टीरिया और एक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। 3 कंडीशन है। एरोबिक मतलब वही समझ में आ गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम करता है। एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया हमने बताया था। एजोटोबैक्टर जो है सोइल के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये ग्राम नेगेटिव होता है। आगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, कितना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और किस क्रॉप के लिए ये सुटेबल होता है। दूसरा है एनोरोबिक क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना। और फैकल्टेटिव जिसके अंदर क्या आता है, लेस्बिसेलिया, ठीक है, क्लेस्बिसेलिया आता है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक होता है, फैकल्टेटिव के साथ साथ एनएरोबिक भी होता है, इसको बोलते हैं क्लेस्बिसेलिया। तो इसके एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है। तो याद रखना, फ्री लिविंग के अंदर एरोबिक, एनएरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक कंडीशन होती है। एरोबिक के अंदर एजिटोबैक्टर मोस्ट आईएमपी है, इसके अंदर क्लास्ट्रीडियम और यहाँ पे आ जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना, क्लेस्बिसेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं एजिटोबैक्टर की, ठीक है। एजिटोबैक्टर के बारे में पढ़ा। एजिटोबैक्टर जो होता है याद रखना क्या होता है, ये ग्राम नेगेटिव होता है। क्या होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पानी के अंदर अच्छे से ये ग्रो करता है, ठीक है। वही है, देखो राइजोप्लेन और राइजोस्फीयर की बात हुई, ठीक है। मतलब ये क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर तो है, ठीक है। द सेल आर नॉट प्रिवेंट ऑन द राइजोप्लेन। तो राइजोप्लेन मतलब क्या करता है, ये रोक नहीं पाता है, प्रिवेंट नहीं कर पाता है राइजोप्लेन में, बट ये राइजोस्फीयर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा समझिए, अभी मैंने वही बताया आपको कि ये क्या है, प्लांट्स की रूट्स है, ये और भी रूट्स निकली हुई है। तो वही मैंने बताया कि राइजोप्लेन क्या है, इसके जस्ट पास वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं राइजोप्लेन, और इसके जो सराउंडिंग जो वॉल्यूम्स होती हैं उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। याद आ गया, ये है राइजोप्लेन और ये जो सराउंडिंग है इसको बोलते हैं हम राइजोस्फीयर। तो एजिटोबैक्टर है, सराउंडिंग वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। सराउंडिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है राइजोस्फीयर के आसपास। ये नाइट्रोजन कितना फिक्स करता है, तो 20 से 40 मिलीग्राम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पर ग्राम, अगर ग्राम में पूछा जाए तो। और ऑफ कार्बन, पर ग्राम ऑफ कार्बन सोर्स की बात आए तो 20 से 40 केजी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पर ग्राम कार्बन सोर्स के उसके रेफरेंस में, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, 20 से 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। तो आपको सीधे क्या रखना, 20 से 40 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एजिटोबैक्टर। कितना, 20 से 40 केजी नाइट्रोजन फिक्स करता है। रिकमेंडेड फॉर किस क्रॉप के लिए इसको रिकमेंड करते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गया, सीरियल्स, कॉटन, वेजिटेबल, सनफ्लावर, शुगरकेन, मस्टर्ड और फ्लावर। तो मोस्टली इसमें आपको याद रखना है, मोस्टली क्या याद रखना है, मोस्टली आपको याद रखना है शुगरकेन, व्हीट, राइस। ये मोस्टली पूछा जाता है कि शुगरकेन के लिए कौन सा हम बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे, एजिटोबैक्टर। राइस के लिए, व्हीट के लिए कौन सा यूज करेंगे, एजिटोबैक्टर, क्योंकि सीरियल क्रॉप में है, हम इसको यूज करते हैं एजिटोबैक्टर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे सिम्बायोटिक फिक्सेशन। सॉरी कुछ छूटा है, हाँ देख लेंगे आगे कुछ छूटा होगा तो मे भी एक स्लाइड शायद छूटी है ना। फिर होता है सिम्बायोटिक, ये सी वाला आ गया, बी वाला बचा है तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सिम्बायोटिक फिक्सेशन, सिम्बायोटिक फिक्सेशन में 2 कैटेगरी है, ठीक है, नोड्यूल फार्मिंग और नॉन नोड्यूल फार्मिंग। नोड्यूल फार्मिंग होता क्या है, देखो नोड्यूल फार्मिंग मतलब क्या होता है कि जो ये प्लांट्स होता है, प्लांट्स में इस तरह के क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं। क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, ये गांठें होती है इसके अंदर। अब ये जो नोड्यूल्स होता है, ठीक है, ये नोड्यूल्स होते हैं, ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके लिए ऑक्सीजन कैरियर का काम, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। किसके लिए ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, कौन करता है, लेक हीमोग्लोबिन, लेक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। और ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है लेक हीमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन को बैक्टीरिया के अंदर उसी मात्रा में पहुंचाता है जिस मात्रा में उसको जरूरत पड़ती है। सीधी से आ रहा है। ऑक्सीजन नोड्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरियर का काम कौन करता है? लेक हीमोग्लोबिन जो है नोड्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, और ये ऑक्सीजन को बैक्टीरियोइड के अंदर उसी मात्रा में पहुंचाता है जिस मात्रा में उसको जरूरत होती है। और ये क्या करता है? इनकी ग्रोथ के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए जो नोड्यूल्स होती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करती है। क्लियर है भैया? इनके क्रॉप के अंदर जो नोड्यूल्स होती हैं तो वो क्रॉप की ग्रोथ के लिए, उसके नोड्यूल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रूट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उनको फिक्सेशन का काम करती है। अब उनके अंदर ऑक्सीजन कैरियर का काम किसके थ्रू होता है? लेक हीमोग्लोबिन जो घाटे होती है उनके थ्रू होता है। और लेक हीमोग्लोबिन बैक्टीरियोइड के लिए उतनी ही मात्रा में क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है जितनी उनको जरूरत होती है। तो ये नोड्यूल होते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? राइजोबियम आता है और आता है फ्रिंकिया। राइजोबियम जो होता है ये लेग्यूम, क्या होता है? लेग्यूम। और ये जो होता है नॉन लेग्यूम होता है। फ्रिंकिया जो है नॉन लेग्यूम है, सीरियल क्रॉप्स वगैरह में इसका यूज करते हैं। और राइजोबियम जो है ये लेग्यूम्स के अंदर होता है, मतलब इसको हम पल्सेस क्रॉप के अंदर यूज करते हैं। पल्सेस मतलब इसके अंदर ऐसी घाटे होती हैं जो बायोमोलिकुलर नाइट्रोजन को फिक्सेशन काम करती हैं। और ये नॉन लेग्यूम है। नॉन लेग्यूम होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या होता है? ऐसे नोड्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब लेग्यूम के अलावा 13 13 ऐसी स्पीसीज हैं जिनके अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो नॉन लेग्यूम होती है। फिर नॉन नोड्यूल फार्मिंग, ठीक है। नॉन नोड्यूल फार्मिंग के अंदर क्या आता है? अपना बीजी है, ये वाटर फर्न होता है, ठीक है। वाटर फर्न होता है और राइस के अंदर कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? 20 से 30 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। क्लियर है? अब राइजोबियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये एरोबिक और क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक एंड हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मतलब कि अपना फूड ये दूसरों से लेते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफ, एक होता है ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ मतलब ये सेल्फ फूड क्या बनाते हैं? सेल्फ फूड प्रोड्यूस करते हैं या सेल्फ फूड बनाते हैं। और हेट्रोट्रोफ जो होता है ये क्या होता है? परपोसी होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स। फूड के लिए भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है। तो ये एरोबिक और हेट्रोट्रोपिक होता है। पहली चीज, सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। किसके थ्रू? इसके अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं, लेग हीमोग्लोबिन होता है नोड्यूल्स के अंदर, उसके थ्रू ये नाइट्रोजन को फिक्सेस करता है। अप्रोक्सीमेट 50 से 100 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग है, जैसे अभी टेबल में बात करेंगे तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन एक रेंज की बात होती है तो 50 से 100 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये फिक्स करता है। ये जो होता है ये सोइल बैक्टीरिया होता है, याद रखना। क्या होता है? सोइल बैक्टीरिया होता है। और लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों कंडीशंस में ये प्लांट के अंदर होता है। अब जैसे हम बात करें कुछ स्ट्रैंड है राइजोबियम के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। पहला है राइजोबियम मेलिलोटी। मेलिलोटी मतलब ये किसके लिए? मेडिका को सटावलूसन के लिए, फेनुग्रीक के लिए और सीड क्लोवर के लिए। यहां से क्वेश्चंस, मोस्ट एमपी क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। कि लहसुन क्रॉप के लिए जो हमारा जो इनोकुलेंट कौन सा स्पीसीज है? तो राइजोबियम मेलिलोटी। बरसीम के लिए कौन सा है? तो राइजोबियम ट्राइफोली। क्वेश्चन पूछा जाएगा पी के लिए, लेंटिन के लिए और लेथाइरेस के लिए कौन सा इनोकुलेंट है? तो वो हो जाएगा लेग्यूमिनेसिरम। ग्राम के लिए कौन सा है? फेसियोलस। और फेसियोलस की और भी जो स्पीसीज है उसके लिए सोयाबीन, काउपी, सनहेम, ग्राउंडनट के लिए क्या आ जाएगा? तो जेपोनिकम। मोस्ट आईएमपी इसमें सोयाबीन, ठीक है। और अरहर मूंग के लिए राइजोबियम फ्रेडी। तो ये टेबल मोस्ट आईएमपी है, यहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, आपको याद रखना है। क्लियर है? इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसिरम, राइजोबियम ट्राइफोलियो और राइजोबियम मेलिलोटी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन से हैं? राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोलियम, लेग्यूमिनेसिरम और जेपोनिकम। ये चार जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? एंडोफाइटिक फिक्सेशन। एंडोफाइटिक फिक्सेशन। अच्छा, वो बी वाला जो छूटा था, बी वहां पे था एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर। तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था हमारा एस्परजिलस, एजोस्पिरिलम, एजोस्पाइरिलम था, ठीक है। तो एसोसिएट सिम्बायोटिक जो बायोफर्टिलाइजर है उसका एग्जांपल क्या है? एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ये भी क्या करता है? 20 से 30 केजी करीब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लास्ट आता है इसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके अंदर एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। इसके अंदर कौन सा है बैक्टीरिया? तो ग्लूकानोसिटोबैक्टर
बुरकोल्डिया, ग्लूकानोसिटोबैक्टर बुरकोल्डिया। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या आता है, इंडोफाइटिक फिक्सेशन के अंदर आता है और ये सुटेबल है किसके लिए, शुगर रिच क्रॉप विथ एसिडिक पीएच। जिसका पीएच 7 से कम होता है और जिसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है उस क्रॉप के लिए ये एंडोफाइटिक फिक्सेशन, जो कि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फास्फोरस फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजर और एक होता है फास्फोरस एब्जॉर्बर। ठीक है, मतलब सोल्यूबलाइजर क्या है, फास्फोरस को घोलने का काम करता है, सोल्यूबलाइज करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने फर्टिलाइजर जब पढ़े उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या काम होता है, फास्फोरस सोल्यूबल फॉर्म में भी होता है, साइट्रेट सोल्यूबल फॉर्म में भी होता है और वाटर और साइट्रेट दोनों इनसोल्यूबल फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे जो फास्फोरस सोल्यूबलाइजर, तो कुछ बायो फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करते हैं। उसमें दो चीज आती है, एक तो बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगी ये दोनों जो है फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम करते हैं। तो बैक्टीरिया में कौन सा आता है, बेसिलस स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं। और फंगस के अंदर आ जाएगा पेनिसिलियम और एस्परजिलियस। फंगी के एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है। बैक्टीरिया के अंदर बेसिलस एग्जाम्पल आ जाएगा स्पीसीज और फंगस के अंदर आ जाएगा पेनिसिलियम और एस्परजिलियस। ये दोनों जो है फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना फास्फोरस मोबिलाइजर या एब्जॉर्बर। हमने जनरली पढ़ा है कि फास्फोरस जो होता है वो इमोबाइल होता है, सोइल के अंदर जब जहां पड़ा रहता है वहीं पे रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता, मूव नहीं करता। तो ये जो फास्फेट एब्जॉर्बर होते हैं, ये फास्फोरस एब्जॉर्बर क्या करते हैं, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सोइल से जो रूट के थ्रू, प्लांट के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके अंदर वाम आता है। वाम क्या होता है, वेस्कुलर एबेस्कुलर माइकोराइजा, वेस्कुलर एबेस्कुलर माइकोराइजा। फिर एक्टोमाइकोरिजल फंगी, फिर एरिकोइट माइकोराइजा, फिर ऑर्चिड माइकोराइजा। एरिकोइट माइकोराइजा जो है ये जो है एरिकेसियस प्लांट के लिए सुटेबल है और ऑर्चिड जो है ये है ऑर्किड प्लांट के लिए सुटेबल है। और वेम जो है वो प्लांट फैमिली, जनरली फैमिली के लिए सुटेबल है। प्लांट फैमिली में जनरली जो होता है रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स के लिए ये सुटेबल होते हैं। तो ये क्या है, माइकोराइजा है। माइकोराइजा की बात करें तो ये माइकोराइजा टर्म जो है याद रखना, माइकोराइजा जो टर्म है ये किसने दिया था, फ्रैंक ने दिया था 1885 के अंदर। ठीक है, माइकोराइजा टर्म किसने दिया था, फ्रैंक ने 1885 के अंदर दिया था। और ये जो है वार्म एब्जॉर्बर का काम करते हैं, एक्टोमाइकोराइजल फंगी और एरिकोइट और ऑर्किड माइकोराइजा। ये सब क्या है, एब्जॉर्बर, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सोइल के अंदर जो फास्फोरस इमोबाइल कंडीशन में पड़ा रहता है उसको मोबाइल मतलब मिनरलाइजेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर के एडवांटेज क्या क्या है। तो बायो फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो पहला एडवांटेज ये होगा कि प्लांट की जो है प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ होती है। दूसरा ये कि ये जो मिनरल हो गया, वाटर अपटेक हो गया, पानी को लेना, मिनरल को लेना, देन उसके रूट का प्रॉपर डेवलपमेंट होना, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ होना, क्रॉप की इल्ड बढ़ना, ये सारा क्या होता है बायो फर्टिलाइजर की वजह से क्या होता है, ये बढ़ते हैं। मिनरल बढ़ता है, वाटर अपटेक बढ़ जाता है प्लांट के अंदर, रूट का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है, और वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है। फिर जो इनोकुलेशन होता है ये क्या करता है, जब हम बायो फर्टिलाइजर देते हैं तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर कम देना पड़ता है। लगभग 20 से 50% तक हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर हम नहीं देते हैं, 20 से 50% तक बचा सकते हैं। जब हम 20 से 50% यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो हमें क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमारा इंक्रीज होगा, मतलब हमें प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो पैथोजन डैमेज है वो भी रिड्यूस होगा, मतलब जो डिजीज और जो रोग होते हैं हमारी फसल में वो भी क्या होंगे, कम होंगे बायो फर्टिलाइजर की वजह से। और क्या हो सकता है, ये जो पैरासिटिक वीट है उनके जर्मिनेशन को भी रोकता है। जो पैरासिटिक वीट है मतलब कि जो प्लांट के ऊपर, प्लांट से क्या रहते हैं उसके फ्रूट, न्यूट्रिएंट वगैरह अपटेक करते हैं जो वीट, उनको भी ये रिड्यूस करता है। रिस्टोरेशन ऑफ एरिड जोन और मैनग्रोव इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है, मैनग्रोव इकोसिस्टम है और एरिड जोन है, उनको भी क्या करता है, रिस्टोरेशन का काम करता है, उसको बनाए रखता है, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखता है। ठीक है, ह्यूमिक एसिड टॉक्सिसिटी को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब कंपोस्ट के अंदर जो ह्यूमिक एसिड एक्टिविटीज होती है या टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता होती है, उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा बायो फर्टिलाइजर के एडवांटेज हो गए। ना हम बात करते हैं इनोकुलेशन की, बात की थी कि जब बायो फर्टिलाइजर या तो सीड के थ्रू देते हैं या सोइल के थ्रू देते हैं।
तो सीड के थ्रू देते हैं तो उसको सीड इनोकुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक पैकेट राइजोबियम कल्चर कंटेन करते हैं तो उसमें 200 ग्राम क्या होता है, मास कल्चर होता है लिग्निन के साथ। मतलब एक पैकेट जो होता है हमारा राइजोबियम कल्चर का वो 200 ग्राम का होता है और उसमें क्या होता है, मास कल्चर के साथ लिग्निन भी होता है। तो 1 हेक्टेयर के लगभग कितने हमें कल्चर चाहिए, तो 1 हेक्टेयर के लिए हमें पैकेट चाहिए 3 पैकेट, याद रखना 1 हेक्टेयर के लिए हमें कितने पैकेट चाहिए, 3 पैकेट चाहिए किसके, राइजोबियम कल्चर के। अब ये राइजोबियम कल्चर को हम किसके सीड को किसके साथ मिला के यूज करेंगे, तो जगरी के साथ। इसको जगरी के साथ मिक्स, जगरी मतलब जो शुगर केन से बनता है, जो शुगर केन से बनता है जिसको हम गुड़ भी बोलते हैं, उसके साथ मिला के हम इसको स्प्रे कर देते हैं या मतलब मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इस पे क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके करते हैं स्प्रिंकल कर देते हैं। सेकेंड होता है सोइल इनोकुलेंट। सोइल इनोकुलेंट क्या होता है, इसमें 2 kg पर हेक्टेयर कैरियर बेस एजिडोबैक्टर या फिर एजोस्पिरम या पीएसबी कल्चर हम यूज करते हैं 2 kg। अब इस 2 kg जो हमारा पीएसबी कल्चर है एजिडोबैक्टर, इसको हम 25 किलोग्राम या तो FIM या मिट्टी इसके अंदर मिला ले, मिट्टी हो गई, FIM हो गया, रेत हो गया, उसके अंदर 25 किलोग्राम जो है उसके अंदर मिलाकर क्या कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सोइल के ऊपर क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं इसको, ठीक है, ऐसा ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। 2 किलो, याद रखना 2 किलो सोइल के अंदर हम इनोकुलेंट करेंगे तो 2 किलो या तो एजिडोबैक्टर या पीएसबी कल्चर या जो भी हमारा एजोस्पिरलम है उसको 25 kg या तो FIM लेंगे या फिर हम क्या लेंगे, मिट्टी या कंपोस्ट लेंगे, उसके अंदर इसको मिलाएंगे और इसको कितने एरिया में आ जाएगा, ये 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। क्लियर। ना हम बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ बायो फर्टिलाइजर। क्या यूटिलिटी है, तो जो बीजी है ब्लूगिन एल्गी कितना, लगभग 20 से 25 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइस क्रॉप के अंदर और राइजोबियम इंक्रीज कर देता है यील्ड को कितनी, 25 से 30% नाइट्रोजन जो सक्सीडिंग क्रॉप है। मतलब जैसे मान लो अभी आपने जो क्रॉप लगाई है, क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद आपको 25 से 30% जो है कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि वहां पे राइजोबियम कल्चर जो है 25 से 30% जो है इंक्रीज कर देता है उसकी यील्ड को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोल सकते हैं एक इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर जो किसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजर की वजह से होता है। देखो कैसे होता है फर्टिलाइजर की वजह से, समझिएगा। इसमें होता क्या है कि जो हमारे फर्टिलाइजर है जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, जब हम ये देते हैं सोइल के अंदर तो क्या होता है, जब पानी गिरता है, बारिश होती है, रन ऑफ होता है, तो रन ऑफ के थ्रू ये वाटर जो कहाँ चला जाता है, पॉन्ड में या जो नियर जो लेक होता है, जो पानी रहता है वहां पे ये चला जाता है बेके, ठीक है। नियर बाई कोई पॉन्ड होगा, तालाब होगा, नदी होगा, वहां पे ये बेके चले जाते हैं। होता क्या है उससे, जब वो वहां पे बहके चले जाते हैं तो वे फर्टिलाइजर, अब वहां पे क्या होता है, नीचे फिशेस भी रहती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट भी रहते हैं जो वाटर के अंदर जो प्लांट रहते हैं। तो ये फर्टिलाइजर जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो है उनको अफेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये फर्टिलाइजर्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बबल एल्गी बूम्स बन जाते हैं, एल्गल बूम बन जाता है, जिसको अपन काई बोलते हैं। हरा कलर का एक लेयर बन जाती है। तो हरा कलर की लेयर बन जाने से फिर क्या होता है, वो सनलाइट जो है प्रॉपर अंदर तक नहीं जा पाती, पानी के अंदर सनलाइट जो है प्रॉपर अंदर तक नहीं जा पाती है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु है वो अफेक्ट होते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है उसके अंदर। तो ये जो पूरा इंपैक्ट होता है ये क्या, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो एक्सेस फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हैं तो यूट्रोफिकेशन सरफेस ऑफ वाटर कॉजिंग सेवरल डिजीज, बहुत सारे डिजीज क्रिएट करती हैं, जो अरेबल सोइस, considerable amount of nitrate, phosphorus या पोटेशियम, अदर न्यूट्रिएंट मेनली थ्रू द रन ऑफ, या तो रन ऑफ के थ्रू या इरोजन के थ्रू कहाँ जाते हैं, चले जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो मतलब बह के नदी वाटर बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है वहां पे, एक इससे समझ लीजिए पूरी प्रोसेस से, है ना, यूट्रोफिकेशन। तो होता क्या है, जैसे ये नाइट्रोजन दिया, ये हमने फास्फोरस दिया, ठीक है, तो होगा क्या है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे सेज ग्रासेस भी है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी हैबिट है, उनका जो हैबिट है वो भी अफेक्ट होता है, फूड अफेक्ट होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु है वो अफेक्ट होते हैं, जैसे फिश हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो एल्गी जो है वो डाई हो जाती है, डाई होने के बाद यहाँ पे एल्गल ब्लूम बन जाते हैं, मतलब हरे कलर की यहाँ पे काई बन जाती है। जैसे कि आपने यहाँ डायग्राम में देखा होगा, ये जो है हरे कलर की पानी के ऊपर ये काई बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो ये हरे कलर की काई बन जाती है, तो सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है, सनलाइट जो है ब्लॉक हो जाती है, सनलाइट अंदर नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। ऊपर जो हार्ड लेयर बन जाएगी तो नीचे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, तो वहाँ के जो रहने वाले जो है जीव जंतु है वो अफेक्ट होते हैं, वहाँ का उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये जो इस प्रोसेस को पूरा बोला जाता है यूट्रोफिकेशन,
क्लियर है? तो ये हमारा आज बायो फर्टिलाइजर फिनिश हो गया। कुछ आईएमपी फैक्ट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आईएमपी फैक्ट्स ये सारे जो है हम आगे पढ़ेंगे भी सही और पढ़ भी चुके हैं। पहला हमने वही बोला कि अमोनिया जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, तो इसको हमने नाइट्रिफिकेशन बोला। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया था। ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, जो नाइट्रेट है वो कहाँ हो जाएगा, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो उसको हमने बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमोनिया और नाइट्राइट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, नाइट्रोसोमोनास की वजह से होता है। ठीक है, ये NH4 से NO2 का जो कन्वर्जन होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोसोमोनास। और NO2 से NO3 में जो कन्वर्टर होता है उसमें नाइट्रोबैक्टर काम करता है। क्लियर है? बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑर्गेनिक फॉर्म, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। मतलब कि जो हमारे न्यूट्रिएंट उनको अवेलेबल फॉर्म में ले जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फिर CN रेशियो ऑफ कल्टिवेटेड सोइल का क्या होता है, 8:1 से 15:1 होता है। कल्टिवेटेड लैंड का CN रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थायोबैसिलस ये सल्फर कंपाउंड को SO4 में कन्वर्ट करता है। फेरोबैसिलस ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। रेडॉक्स पोटेंशियल वेल ड्रेन सोइल जो होती है, जिसमें अच्छा ड्रेनेज होता है, उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है, 400 से 700 MV। और रेडॉक्स पोटेंशियल वाटर लॉग सोइल का क्या होता है, -250 से -300 MV। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम हर एक लेक्चर के साथ डिस्कस करते हैं। मोस्ट MP हमको लिख सकते हैं, आपके पास एक अच्छा सा कंटेंट तैयार हो जाएगा वन लाइनर का। थैंक यू दोस्तों।